हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम डी ट्रिपल एस बी पी जी टी कॉमर्स की पी वाई की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लो कॉस्ट टीचिंग एड इज़ और आर यूज इन कॉमर्स। सबसे लो कॉस्ट टीचिंग एड कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए कॉमर्स क्लब, ऑप्शन बी कॉमर्स लैब, ऑप्शन सी ग्राफिक एड और ऑप्शन डी कॉमर्स लाइब्रेरी। इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्राफिक एड। जैसे हम चार्ट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को ईजिली समझ आए, तो वो सबसे सस्ता पड़ता है। हम मैप्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, है ना, पोस्टर पे बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सबसे लो कॉस्ट टीचिंग एड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉमर्स एजुकेशन डील विद द स्टडी ऑफ। कॉमर्स एजुकेशन किन में डील करती है? इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए डोमेस्टिक साइंस, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी साइंस, ऑप्शन डी हिस्ट्री। तो ये भी आपको आता होगा, ऑप्शन बी ट्रेड में। कॉमर्स एजुकेशन से हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, नॉलेज डेवलप होती है रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज कॉमर्स क्लब? कॉमर्स क्लब क्या होता है? Option A is a place where students unite and tend to be open in their issues and learn under the guidance of adult teacher. Option B, it is a club where students gather and study with the book, chalk, duster and blackboard. Option C, it is a club to throw the party. Option D, it is the place where students get together for fun under the guidance of teacher. कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, ये कुछ उनमें से हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो कॉमर्स क्लब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो एक साथ गैदर हुए हैं कुछ पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, जैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर्स के द्वारा, कॉमर्स डिपार्टमेंट के, तो उस क्लब के थ्रू टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने में एफर्ट्स किए जाते हैं, है ना। तो जो भी उनको नॉलेज कॉमर्स में मिल रही है उसको वो और एफिशिएंटली सीख पाएँ, तो इसलिए कॉमर्स क्लब बनाए जाते हैं। उसमें बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड इश्यूज पूछते हैं टीचर से, उनको लर्न करते हैं, टीचर से गाइडेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कॉमर्स मीन? Option A, it is merely concerned with distribution of goods and services. Option B, it is restricted to the exchange of goods only in return of money. Option D, none of the above. Option D, it is concerned with exchange of goods and services in return of money. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। इसमें खाली गुड्स था इसलिए आंसर नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वैसे ही क्वेश्चन है, मैं इसको वैसे ही रीड कर देता हूँ कि कॉमर्स टीचर शुड हैव मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, है ना। इकोनॉमिक, साइंस, पॉलिटिकल साइंस नहीं, कॉमर्स टीचर के पास कॉमर्स की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन एंड मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम तो 2 है पार्टनरशिप के लिए, पर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। कितने होने चाहिए मैक्सिमम? आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन है 50। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि कैन नॉट एक्सीड 100 पर्सन, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलीनियस रूल 2014 वो बताता है कि मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 50, मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In India, currency notes are issued by option A Axis Bank, option B RBI, option C Government of India, option D Central Bank of India. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी RBI. अच्छा ये आप लिख लो कि 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इशू होता है, नोट और कॉइन, और बाकी सारे डायमेंशंस जो हैं वो सारे RBI के थ्रू इशू होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक का ही नोट और एक का ही सिक्का है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ऑप्शन ए मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम एट द सेम प्लेस वेयर they are produced to the place where they are demanded. Option B, preservation of goods to make them available as and when needed by the consumer. Option C, conversion and transportation of raw material and semi-finished goods into finished goods. Option D, banks providing a variety of credit to the public. इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी एक्टिविटी में नहीं आती ट्रेड से रिलेटेड, जो ट्रेड में हेल्प करता है? मूवमेंट ऑफ गुड, प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, कंज्यूम कहीं और होते हैं, तो उनकी मूवमेंट में हेल्प करना, ये करेक्ट होगा. प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय कंज्यूमर, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी, conversion and transformation of raw material, conversion and transformation of raw material and semi finished goods into finished goods. अच्छा ये किसकी एक्टिविटी होगी फिर? कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ये तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटी है ना, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ये ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ नहीं है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में नहीं आती है. ऑक्सिलरी में कौन कौन सी आती हैं? जो हेल्प करती हैं एक्टिविटीज़ को, जो रिलेटेड होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950? कौन सा प्रिंसिपल गोल नहीं था? ऑप्शन ए, टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. ऑप्शन बी, to achieve full employment. Option C, to establish a socialist pattern of society based on equality and social justice and absence of exploitation. Option D, to increase production to the maximum possible extent so as to achieve higher level of national and per capita income. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल गोल नहीं था जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1950 में बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1950 में नहीं हुआ था. उस टाइम पे प्राइमरी गोल क्या थे? फुल एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी में क्या हो, इक्वालिटी और जस्टिस हो, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक प्रोडक्शन इंक्रीज करे, है ना, टू अचीव द हायर लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. प्लानिंग कमीशन बना कब था? 1950 में. 1950 में, मार्च 1950 में वो इस्टेब्लिश हुआ था. इसके जो प्रिंसिपल गोल थे वो क्या क्या थे? शुरू में रैपिड राइज करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना. और जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया था टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये हुआ था 4th प्लान में. ठीक है, जो 1969 से 1974 तक था, उसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश which are originally used to measure the distribution of wealth and income and is now also used to study the distribution of profit, wages and turnover.
It is a graphic method of studying dispersion. It is a double cumulative percentage graph used in determining the extent of inequality of item. ऑप्शन ए बेल कर्व, ऑप्शन बी लॉरेंस कर्व, ऑप्शन सी रिवर्स कर्व और ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी कर्व. इन्होंने क्या बोला है? विच वॉज ओरिजिनली यूज टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम के लिए ओरिजिनली यूज होता था, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेजेस एंड टर्नओवर इन सब के लिए यूज होता है. इट इज़ अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन. कौन सा है? इट इज़ अ डबल क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ. यहाँ से आपको हिंट मिला. यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा. जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा तो उसे बेल कर्व बोलते हैं, और इसी को ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है. लॉरेंस कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डेवलप की थी मैक्स लॉरेंस ने. वो क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी. तो इन्होंने यही बोला है, तो करेक्ट आंसर है यही, लॉरेंस कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? A voluntary consumer association registered under the Companies Act 1956 or under any other law for the time being in force. A consumer, a central government, one or more consumer where there are numerous consumer having the same interest, any state government. कौन कंप्लेन कर सकता है? ऑप्शन ए बी सी तीनों, या ऑप्शन बी सारे ही जो जितने मेंशन हैं, ऑप्शन सी ओनली ए, ऑप्शन डी ए बी और डी, यानी वॉलंटरी एसोसिएशन, कंज्यूमर और वन और मोर कंज्यूमर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? देखो, कोई भी कंज्यूमर हो वो कंप्लेन कर सकता है. एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल अथॉरिटी हो, और वन और मोर कंज्यूमर जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, जब ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर कोई भी लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. और अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन, कोई भी कंप्लेन कर सकता है. तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plan basis was formed by the strategy popularly known as the Nehru-Mahalanobis strategy? महालानोबिस कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, पीसी महालानोबिस. ऑप्शन ए थर्ड प्लान, ऑप्शन बी फर्स्ट प्लान, ऑप्शन सी फिफ्थ प्लान, ऑप्शन डी सेकंड प्लान. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड प्लान था. इसको नेहरू महालानोबिस मॉडल भी बोला जाता है. नेहरू महालानोबिस मॉडल वॉज स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड इन सेकेंड 5-year प्लान में 1956 to 1961. इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट पीसी महालानोबिस. इसमें क्या फोकस था? The core idea was to prioritize rapid industrialization, particularly heavy industries में industrialization हो, to build a self-reliant economy and achieve long-term growth हो. Next question. The central task of manager is to get work done with the cooperation of people for the attainment of organizational objective. Thus, it is the duty of every manager to study
the behavior of people working under him and adopt the necessary technique to inspire people to cooperate and contribute their best effort towards organizational goal. The process is known as. कौन सी प्रोसेस है जिसमें इंस्पायर करते हैं लोगों को टू कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल? इसका करेक्ट आंसर है मोटिवेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन. मोटिवेशन में क्या होता है? मैनेजर इंस्पायर करता है लोगों को, मोटिवेट करता है ताकि वो कोऑपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू होम स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर? ऑप्शन ए बोले, ऑप्शन बी थॉमस मैल्थस, ऑप्शन सी यूएल एंड कैंडल और ऑप्शन डी वेबस्टर. किसने बोला था स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है एएल बोली. इन्होंने बोला था, ठीक है, थॉमस माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस. अब ये कौन थे? ये भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने एक बुक लिखी थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. उन्होंने उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ फिलॉसफीज आउटलाइन की थी. और यूएल एंड कैंडल ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था. बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा इफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज. इस डेफिनेशन में एम्फेसाइज किया गया है कि स्टैटिस्टिक्स डील विद न्यूमेरिकल डेटा दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और स्टैटिस्टिक्स डील करती है न्यूमेरिकल डेटा पर. और अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, statistics are the classified fact representing the condition of the people in the state, especially those facts which can be stated in number or any tabular or any classified arrangement. Statistics क्या है? एक classified fact है जिसको हम numbers में, tables में और classified arrangement में represent कर सकते हैं. Next question. Which of these is not a salient feature of Consumer Protection Act 1986? Option A, it applies to all goods and services unless otherwise expressly notified by central government. Option B, the hallmark of the act is that it has not set time frame for the disposal of cases. Option C, it is indeed a very unique and highly progressive piece of social welfare legislation and is accompanied as the Magna Carta of Indian. Option D, it allow filing of class action complaints on behalf of group of consumer having common interest. इस क्वेश्चन में पहला तो आप याद रखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1986 में. पहला ऑप्शन कि इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही है. सारे गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आते हैं अनलेस कोई ऐसा गुड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो कि ये इसमें नहीं आएगा. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. ऑप्शन डी भी करेक्ट है. क्लास एक्शन कंप्लेंट हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर. ऑप्शन बी में क्या बोला? इट हैज़ नॉट सेट टाइम फ्रेम. ये गलत है. ऑप्शन बी गलत है. बाकी सारे करेक्ट हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Do like, share and subscribe my channel.